नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट टेम्पल अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस पॉलिटी सीरीज के अंदर अब तक हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा है। अब आज हम गवर्नर के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और को रिलेट करेंगे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर्स और उनका रोल किस तरीके से डिफरेंट है। उससे पहले हम ये देखेंगे कि राज्य सरकार के अंदर स्ट्रक्चर कैसे होता है। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका स्ट्रक्चर भी सेंटर की तरह है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीन विंग्स है। जो आपका एग्जीक्यूटिव है वो गवर्नर के द्वारा हेडेड है। स्टेट के अंदर कोई भी वाइस गवर्नर नहीं होता है, जैसे कि सेंटर के अंदर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। फिर चीफ मिनिस्टर है, आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, फिर आपकी पूरी पूरी ब्यूरोक्रेसी है। लेजिस्लेचर के अंदर आपके गवर्नर है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। हर स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, जैसे राजस्थान के अंदर कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है या विधान परिषद नहीं है। जैसे कुछ स्टेट्स हैं, जैसे यूपी है, वेस्ट बंगाल है, उनके अंदर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो राजस्थान के अंदर जो लेजिस्लेचर है वो गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली से ही मिलके बनता है। अगर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली बिल पारित कर लेती है तो वो असेंट के लिए जाएगा गवर्नर के बाद में पास में, और उसके बाद में वो एक्ट बन जाएगा। जो जुडिशरी है आपकी, उसमें हाई कोर्ट है और लोअर जुडिशरी है। लोअर जुडिशरी के अंदर आपका सिविल और क्रिमिनल साइड दोनों ही है। उसकी स्ट्रक्चर भी हम जब जुडिशरी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे कि किस तरीके से जो अधीनस्थ न्याय प्रणाली है वो किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है। जो आपका स्टेट स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का वो पार्ट 6 के अंदर बताया गया है। स्पेशली आपका आर्टिकल 153 बताता है कि गवर्नर होना चाहिए स्टेट के अंदर। जो गवर्नर होते हैं वो हेड है एग्जीक्यूटिव के। 1956 से पहले ये नियम था कि एक स्टेट का एक ही गवर्नर होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन था, वन स्टेट वन गवर्नर का पॉलिसी था कि हर स्टेट के अंदर एक गवर्नर था। बट उसके बाद में 7th अमेंडमेंट से इसको चेंज कर दिया गया और ये कर दिया गया है कि एक गवर्नर मल्टीपल स्टेट को भी हेड कर सकता है एज अ एग्जीक्यूटिव हेड या गवर्नर की तरह। तो ये आपको याद रखना है कि 7th अमेंडमेंट के बाद में ये चेंज लाया गया था। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ था उसके बाद में ये चेंज लाया गया था। जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। जो आपका गवर्नर की पोजीशन है वो कैनेडियन मॉडल के ऊपर बेस्ड है। कनाडा के अंदर भी गवर्नर की ऐसी पोजीशन है जो कि एक अपॉइंटेड इंडिविजुअल है, ना कि एक इलेक्टेड इंडिविजुअल है, और इनका पोजीशन काफी मिलता जुलता है। कनाडा में भी गवर्नर जनरल अपॉइंट करते हैं गवर्नर्स को स्टेट के, और इंडिया में प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। जो क्वालिफिकेशन है वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, और उसकी एज 35 ईयर्स या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। जो कंडीशन है कि वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होना चाहिए और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी नहीं होना चाहिए। कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करता होना चाहिए। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है। कुछ भी कैश एंड काइंड में गवर्नमेंट से अगर कोई बेनिफिट मिल रहा है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी नहीं होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि टर्म क्या है। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि 5 ईयर्स का टर्म है, लेकिन यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है आपके गवर्नर को। ये प्रेसिडेंट के प्लेजर के ऊपर या उनके प्रसाद पर्यंत ही सर्व करते हैं। तो कभी भी प्रेसिडेंट बोल सकते हैं कि गेट आउट, आप आज से गवर्नर नहीं हो। तो ये एक स्पेशल चीज है कि इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, प्लेजर पे सर्व करते हैं, तो प्रेसिडेंट कभी भी नहीं हटा सकता है। फिर है वेकेंसी होती है, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या सीनियर मोस्ट जज जो हाई कोर्ट है वो उस वैकेंसी को फिल करते हैं, लेकिन ऐसी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये अपॉइंटेड बॉडी है, इलेक्टेड नहीं है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बट राजस्थान में ऐसे कुछ इंस्टेंसेस हुए हैं जब ऐसा हुआ है कि जैसे जस्टिस जगत बने थे गवर्नर, तो इस तरीके से 3-4 बार ऐसा हुआ है कि जो चीफ जस्टिस या जज ऑफ हाई कोर्ट को गवर्नर की पोजीशन लेनी पड़ी थी कुछ महीनों के लिए। राजस्थान के अंदर जो गवर्नर की पोजीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनते ही लागू नहीं हुई थी। 1956 के अंदर वो पोजीशन स्टार्ट हुई थी। 1956 से पहले एक राज प्रमुख की पोजीशन होती थी जो कि महाराजा सवाई सिंह, जो कि जयपुर के एक्स मोनार्क थे, जयपुर के पहले राजा थे, उनके पास ये पोजीशन थी। और 1956 तक वो राजस्थान के राज प्रमुख थे। जब 1 नवंबर 1956 को ये पोजीशन अबॉलिश कर दी गई और गवर्नर की पोजीशन स्टार्ट की गई, तो जो पहले गवर्नर राजस्थान के बने थे वो है गुरमुख निहाल सिंह जी, जिनको पहला गवर्नर बनाया गया। यह है कलराज मिश्र जी, जो कि राजस्थान के वर्तमान गवर्नर है, वर्तमान राज्यपाल है। ये कुछ फैक्ट्स हैं गवर्नर्स को लेके। आरपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछती है कि कौन सा गवर्नर की मृत्यु ऑफिस के अंदर हो गई थी, पद पे रहते हुए हो गई थी। तो ऐसे 4 राज्यपाल है राजस्थान के: दरबारा सिंह जी, निर्मल चंद्र जैन जी, शैलेंद्र कुमार जी, प्रभा राव जी। वैसे ही 2 गवर्नर्स ऐसे हैं जिन्होंने पोजीशन से रिजाइन किया था। जनरली उनको हटा दिया जाता है या उनका टेन्योर खत्म हो जाता है, पर 2 ऐसे हैं जिन्होंने स्वतः
रिजाइन किया है। एक तो है मदन लाल खुराना जी, जिन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था अपना 2004 के अंदर, और फिर 2009 के अंदर प्रतिभा पाटिल जो कि राजस्थान से गवर्नर थी और इंडिया की प्रेसिडेंट बनी थी, पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी, फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट। वो 2009 में जब वो इलेक्शन जीत गई थी प्रेसिडेंट का, तब उन्होंने राजस्थान के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर आरएस पेपर के अंदर, आरएस प्री के अंदर, कि गुरमुख निहाल सिंह जी को फर्स्ट गवर्नर ऑफ राजस्थान कब बनाया गया था। तो अभी हमने देखा था कि 1 नवंबर 1956 इफेक्टिव गवर्नर बने थे, और जो पोजीशन है राज प्रमुख की वो खत्म कर दी गई थी राजस्थान के अंदर। उसके बाद में एक और प्रश्न पूछा गया है, 2016 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि श्री कल्याण सिंह जी जो राजस्थान के गवर्नर थे, उनसे पहले कौन सा एक्टिंग गवर्नर था। तो राम नायक जी उस समय एक्टिंग गवर्नर थे, जिसके बाद में कल्याण सिंह जी आए। तो आपको जब भी गवर्नर्स पढ़ेंगे तो एटलीस्ट पिछले 5 से 6 गवर्नर्स के बारे में आपको फैक्ट पता होने चाहिए कि कौन कौन कितने कितने टाइम तक सर्व किया था। तो ये आपको इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि गवर्नर की जो ओथ एंड अफर्मेशन है, ये आर्टिकल 159 के अंदर बताई गई है। जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या उनकी एब्सेंस के अंदर सीनियर मोस्ट जज उनको ओथ दिलवाता है, ओथ एंड अफर्मेशन। इनकी ओथ जो प्रेसिडेंट की ओथ है उससे सिमिलर है, कि वो फेथफुली ऑफिस को एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब पद का निर्वहन मतलब पूरे अंतःकरण से करेंगे। जो आपने कभी देखा हो अगर टीवी के ऊपर कि किस तरीके से शपथ ली जाती है, हिंदी में इस तरीके से बोला जाता है कि मैं पद का निर्वहन शुद्ध अंतःकरण से करूंगा, कि मैं फेथफुली एग्जीक्यूट करूंगा ऑफिस को। फिर है प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। आप कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे, उसको संरक्षित करेंगे। ये दूसरी शपथ लेते हैं। और तीसरी शपथ है कि वो अपनी जीवन को लोगों की भलाई या वेलबींग ऑफ पीपल के लिए डिवोट करेंगे। तो ये 3 शपथ जो लिया जाता है, शपथ का पार्ट होता है, ये प्रेसिडेंट और गवर्नर की सेम होती है, सिमिलर टाइप ऑफ शपथ लेते हैं वो। ये क्वेश्चन पूछा गया था पास्ट ईयर पेपर में, ओथ और अफर्मेशन से रिलेटेड। तो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से कौन से करेक्ट हैं। ये पूछ रहा है कि गवर्नर शैल टेक ओथ एंड अफर्मेशन बिफोर एंटरिंग इनटू हिज अपॉन हिज ऑफिस। तो पद ग्रहण करने से पहले शपथ ली जाती है, सारी शपथ पद ग्रहण करने से पहले ही ली जाती है। तो ये पहला ए ऑप्शन तो सही है, और ये सबके अंदर सही भी है। आपको ऑप्शंस भी देखते रहना चाहिए कि सब में ये सही है, तो ये तो सही है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ओथ एंड अफर्मेशन इज गिवन अंडर 3rd शेड्यूल। तो ये एक फैक्चुअल चीज होगी, अभी के लिए आप इसको पार्क करके रखते हैं। उसके बाद में है कि गवर्नर शैल मेक एंड सब्सक्राइब ओथ एंड अफर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या इन हिज एब्सेंस सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट। ये सही बात है, हमें पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या सीनियर मोस्ट जज उनकी अनुपस्थिति में शपथ दिलवाते हैं। तो सी भी सही है। तो आपका आप देखिए कि 3rd ऑप्शन के अंदर सी नहीं है, तो 3rd ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब आप देखेंगे कि ओथ एंड अफर्मेशन आपका गिवन है आर्टिकल 159 में। अब या तो 3rd शेड्यूल हो सकता है, आर्टिकल 159 हो सकता है। तो चारों ऑप्शन तो पक्का सही नहीं होंगे, तो आपको 4th को भी एलिमिनेट कर लेना है। तो कम से कम जस्ट ऑप्शन पढ़ने से आपको ये पता लग गया कि फर्स्ट 2 में से ही कोई एक करेक्ट आंसर है। तो आप दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते थे अगर आपको फैक्चुअली नहीं पता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो 3rd शेड्यूल है वो आपका पीएम, सीएम, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, इन सब की ओथ बताती है। 3 लोगों की ओथ 3rd शेड्यूल में नहीं दी गई है। एक तो आपके प्रेसिडेंट की, आपके वाइस प्रेसिडेंट की और आपके गवर्नर की। इनकी ओथ इनके रिस्पेक्टिव आर्टिकल्स के अंदर दी गई है, जैसे कि आर्टिकल 159। तो आपका डी ऑप्शन सही है और ये बी गलत है। तो आप देखिए ए सी डी, तो यू विल सेलेक्ट ऑप्शन 2। बट अगर आपको ये फैक्ट तो भी नहीं पता था, तो आप एलिमिनेशन से एटलीस्ट 50-50% चांसेस तक तो पहुंच ही जाते थे। तो ऐसे कोड वाले क्वेश्चंस के अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि हम ऑप्शंस को भी देखते रहे कि ऑप्शन से एलिमिनेट कर ले। जैसे ए कंप्लीटली करेक्ट हो गया, डी तो हो ही नहीं सकता है, 4 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपका बी और डी में से एक ही उत्तर सही रहने वाला है। तो ये इस तरीके से आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। अब हम देखेंगे कि हमारे राज्यपाल की शक्तियां क्या होती है, पावर्स ऑफ गवर्नर क्या है। गवर्नर की पावर्स को 4 सबहेड्स के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर्स, जुडिशियल पावर और फाइनेंशियल पावर। की उनकी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और फाइनेंशियल पावर्स क्या क्या होती है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है गवर्नर की, तो वो एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर कुछ अपॉइंटमेंट्स करते हैं। वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, एडवोकेट जनरल जो महाधिवक्ता होते हैं स्टेट के उनको अपॉइंट करते हैं। ये तीनों ही उनके प्लेजर पे सर्व करते हैं। प्लेजर यानी कोई सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी निकाल सकते हैं। लेकिन सीएम और चीफ मिनिस्टर को इतना आसानी से नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये खुद इनकी एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं। और जब तक कि इनके पास मेजोरिटी है
लोकसभा अपना विधानसभा के अंदर जब तक मेजोरिटी है, ये हाउस के अंदर अपनी मेजोरिटी एंजॉय कर रहे हैं, तब तक वो प्लेजर का एक्सरसाइज इतना आसानी से नहीं होता। पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये वर्ड लिख रखा है, अगर कोई पूछे कि इनमें से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर के प्लेजर पे सर्व करता है, तो सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो तब भी टिक करना है, ठीक है। ये नहीं कि मतलब आपका मेजोरिटी है तो फिर कैसे हटा सकते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड लिखा हुआ है उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। फिर दूसरा है आपका इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं, जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं, जो आपकी पंचायती राज और म्यूनसिपल इलेक्शंस करवाते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं। फिर आपके आरपीएससी के चेयरपर्सन और मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं, जिनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होती है। इलेक्शन कमिश्नर और आरपीएससी के मेंबर्स को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर क्यों है? क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली अपनी काम कर सके, इनको इम्पार्शियल रह के काम करना है, इनका जॉब ऐसा है, इलेक्शन करवाना है, किसी पार्टी की तरफ हो जाएंगे अगर प्लेजर पे सर्व करेंगे, तो इसीलिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है। उसके बाद में ये एक्ट करते हैं चांसलर की तरह, जो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज है उनके चांसलर हैं आपके गवर्नर। और जैसे कि आपको पता होगा, अगर आपकी किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो आपके चांसलर गवर्नर रहे होंगे, अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। और ये वाइस चांसलर जो है आपके गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। अगर आपने अभी देखा हो, न्यूज़ फॉलो करते हैं, तो मोहम्मद आरिफ खान जो कि केरला के गवर्नर हैं, तो उन्होंने चांसलर्स को अपॉइंट वाइस चांसलर्स को अपॉइंट करने के लिए वो कहते हैं कि मेरे को एड एंड एडवाइस की जरूरत नहीं है, मैं इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकता हूँ। तो बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग इशू है, तो ये पूछा जा सकता है कि कौन अपॉइंट करता है, किस तरीके से अपॉइंट करता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर ये प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं 356 आर्टिकल के अंदर संविधान के कि आप प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो गया मशीनरी का, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो गया स्टेट के अंदर, इसलिए आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन है गवर्नर की पावर को लेके, ये चांसलर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये पूछा है कि गवर्नर चांसलर किसका है, कि वो राजस्थान स्टेट की सारी यूनिवर्सिटीज का चांसलर है। तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए, अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़े हो तो ऑप्शन ए तो पक्का करेक्ट है, ठीक है। लेकिन हमें बाकी ऑप्शन देखने हैं कि स्टेट यूनिवर्सिटी तो सबके अंदर है, तो स्टेट यूनिवर्सिटी का तो पार्ट है। क्या वो सेंट्रल के हो सकते हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि स्टेट के अंदर है, जरूरी नहीं है। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो किसी और को भी अपॉइंट कर सकते हैं, तो वो सब जगह उसका चांसलर नहीं होंगे। उसके बाद में जो कि आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बिल्कुल नहीं हो सकते। उसी तरीके से ऑप्शन 4 में भी देखिए, प्राइवेट वर्ड लिखा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो जो प्राइवेट इंडिविजुअल जिसको चांसलर बनाएगा वही चांसलर बनेगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज के चांसलर होते हैं। उसके बाद में गवर्नर की जो विधायिक शक्तियां होती है कि उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है, तो वो समन कर सकते हैं आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली को कभी भी, उसके बाद में उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, वो उसको मैसेज भेज सकते हैं। ये जो भी कोई मनी बिल अगर इंट्रोड्यूस होना है तो वो उनकी रिकमेंडेशन से ही होता है, उनसे पहले रिकमेंडेशन लेना होता है इसके बारे में। फिर ये असेंट दे सकते हैं बिल को, या तो असेंट देंगे या विदहोल्ड करेंगे या रिटर्न कर देंगे। तो इनके पास ये कुछ वीटो पावर्स हैं, ठीक है, कि ये असेंट दे ना दे, सिचुएशंस बताई हुई है किस तरीके से एक बिल पारित होता है। वो हम प्रॉपरली जब लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ेंगे तो उसके अंदर और डिटेल में देखेंगे। लेकिन आपको वीटो पावर जिस तरीके से प्रेसिडेंट के पास होती है उसी तरीके से इनके पास भी होती है। लेकिन अगर ये रिटर्न कर दे फिर से लेजिस्लेटिव असेंबली तो ये बाध्य हो जाता है। एक पॉकेट वीटो थोड़ा सा कंसर्निंग है, जहाँ पे मतलब वो अपने पास ही रख के बैठ जाए लेकिन फिर से नया बिल पारित करके भेज दे, तो फिर ऐसा कुछ कर नहीं सकते। तो थोड़ा डेडलॉक वाला सिचुएशन होता है विदहोल्ड या पॉकेट वीटो के सिनेरियो, जैसे हमने देखा था ज्ञानी जैल सिंह जी ने इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल के अंदर जो किया था। अब इसके अंदर एक एडिशनल पावर है जो कि प्रेसिडेंट के पास नहीं है, ये कि ये प्रेसिडेंट की असेंट के लिए कुछ बिल को रिजर्व कर सकते हैं। आप कौन से बिल को रिजर्व करते हैं ये भी बड़ा क्लियरली बताया हुआ है संविधान के अंदर, कि अगर कोई बिल उनके ओपिनियन के अंदर संविधान के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, जब भी तब वो कह सकते हैं कि भाई प्रेसिडेंट इसको असेंट देंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई भी स्टेट लॉ नहीं बना सकता है। डीपीएसपी से अपोज्ड है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो स्टेट पॉलिसी के है उसको खंडन करता है, तो उस बिल को भी वो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेज सकता है। लार्जर इंटरेस्ट है इंडिया का, उसके अगेंस्ट कोई बिल बना रहे, मान लीजिए कि इंडिया ने पाकिस्तान से ट्रेड बैन कर रखा है, राजस्थान वहां से प्याज लेने लग जाए, तो वो बिल नेशन के इंटरेस्ट में फॉरेन पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहा है, तो प्रेसिडेंट को रेफर होगा। वैसे ऐसा करते नहीं है स्टेट, पर ऐसा करे तो ये रेफर किया जा सकता है। फिर नेशनल इंपॉर्टेंस का कोई बिल हो, ऐसा बिल हो जो कि पूरे नेशन को इंपॉर्टेंट हो। उसके बाद में एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31A, अगर लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड अगर कोई भी बिल बनाया जा रहा है तो उसके अंदर भी सेंटर की कंसेंट लगती है। फिर आप ये देखेंगे कि ऑर्डिनेंस की पावर है, जैसे
ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे आर्टिकल, आर्टिकल 213 के अंदर पावर है, 123 प्रेसिडेंट की पावर्स थी, आर्टिकल 213 के अंदर आपका गवर्नर के पास पावर है, गवर्नर भी उस गवर्नर के ऑर्डिनेंस की वैल्यू या उनके अध्यादेश की वैल्यू भी उतनी ही रहती है कि मतलब 6 महीने 6 वीक्स तक मैक्सिमम रह सकता है। रूल वही है कि सेशन में आने के बाद में 6 वीक्स के अंदर अंदर इसको पास करना होता है, मैक्सिमम 2 सेशन के बीच में गैप 6 मंथ्स हो सकता है। तो मैक्सिमम लाइफ कितनी हो सकती है, 6 वीक 6 मंथ्स और 6 वीक्स, इसको 7 महीने और 2 वीक्स भी लिख सकते हैं अगर आप टोटलिंग जानते हैं तो इस तरीका का ऑप्शन पूछा जाएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। उसके बाद में कौन से के लिए उनको प्रायर सेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की जरूरत पड़ सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सारे बिल जो खुद रिजर्व रखते तो उसमें इनको प्रायर सैंक्शन लेना पड़ता प्रेसिडेंट का, जहाँ पे भी उनको नॉर्मली बिल के लिए असेंट लेनी पड़ती तो उसी के लिए वो प्रायर सैंक्शन लेते। इन 5 सिनेरियो में ऑर्डिनेंस के लिए भी अप्लाई होता है। फिर ये जो सीएजी की स्टेट के रिगार्डिंग रिपोर्ट होती है, आरपीएससी की रिपोर्ट होती है, जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट होती है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने रखता है, पार्लियामेंट के सामने नहीं रखते हैं। ये एडिटिंग मिस्टेक है, हमारे एडिटर ने ढंग से एडिट नहीं किया है, लेकिन ये लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने अपनी रिपोर्ट्स रखते हैं। ये अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑन अ बिल recommendation of a governor was required, but without recommendation of governor it was introduced in the legislative assembly and passed by it, sent to governor now। तो ऐसा कौन सा बिल होता है, मनी बिल। मनी बिल जब भी होता है, वित्त विधेयक जब भी होता है, तब वो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन मांगता है। रिकमेंडेशन नहीं ली, इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या होगा, गवर्नर के पास भेजा है तो पहला तो बोलता है कि गवर्नर असेंट दे दे, द असेंट वेयर असेंट टू दैट एक्ट वाज गिवन बाय गवर्नर shall not be invalid। अगर गवर्नर असेंट दे देते हैं तो इनवैलिड नहीं होगी, ये करेक्ट आंसर है। अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट रिफ्यूजेस टू गिव द असेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ऐसा नहीं कर सकते हैं वो, रिफ्यूज इस प्रोविजन पे नहीं कर सकते, वो इन जनरल रिफ्यूज कर सकते हैं। रिकमेंडेशन प्रायर जरूरी होती है लेकिन रिफ्यूजल कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन के ग्राउंड पे नहीं किया जा सकता। फिर गवर्नमेंट बिल को प्रेसिडेंट की असेंट के लिए भेज सकता है। हमने देखा प्रेसिडेंट की असेंट के लिए कौन से 5 सिनेरियोज बताए गए, उसमें से एक सिनेरियो नहीं है। गवर्नर और प्रेसिडेंट असेंट्स इट, देन कोर्ट विल डिक्लेयर इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत फार फैच खिचड़ी बनाई हुई इन्होंने कि कोर्ट क्या करेगा नहीं करेगा, ऐसा प्रोविजन में नहीं लिखा हुआ है। वो तो कोर्ट के सामने जब जाएगा मैटर तब देखा जाएगा। तो सिंपलेस्ट आंसर आपका, गवर्नर अगर असेंट देता है तो इनवैलिड तो पक्का नहीं होगी। अगर गवर्नर को लगता है कि वो इनवैलिड कर रहे हैं, रिफ्यूज करते हैं तो भी इनवैलिड नहीं है, लेकिन ये जो ग्राउंड ऑफ द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है ये साइड करके उनको रिफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गवर्नर जो रिजर्व करते हैं बिल प्रेसिडेंट की स्वीकृति के लिए, तो उसमें क्या क्या कौन से हो सकते हैं। तो डायरेक्ट अपोजिशन टू डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमने ये देखा था कि ये करेक्ट है। अभी जो हमने 4 टॉपिक देखे उसके हिसाब से नेशनल इंपॉर्टेंस का बिल है, बिल्कुल सही बात है। हाई कोर्ट की पोजीशन एंडेंजर करता है, अब ये थोड़ा ट्रिकी हो गया। हमने ये देखा था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हाई कोर्ट की पोजीशन बताई हुई कि नहीं बताई हुई, अगर उसी को खत्म कर देंगे तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी प्रोविजन से रिलेटेड अगर कोई बात हो रही हो तो आपको उसको सही मानना है कि इसके लिए रिकमेंड करना है। तो पहला जो टॉपिक था कि अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा ही वास्ट है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी प्रोविजन को अगर वो एंडेंजर करता है, खतरे में डालता है, तो उस समय ये प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के लिए जाएगी, उनसे असेंट लेने के लिए जाएगी। उसके बाद में जो 31 आर्टिकल 31 है, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है, बिल्कुल 31 की जो प्रॉपर्टी है उसके लिए भी ये रिक्वायर्ड है। तो हमने अभी ये देखा था कंपलसरी एक्विजिशन के लिए भी है। तो ए बी सी डी चारों ही सही उत्तर है इसके अंदर। फिर उसके बाद में जो जुडिशियल पावर्स है, यहाँ पे अपॉइंट तो सारे जजेस को प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन इनको कंसल्ट किया जाता है। तो कभी ये पूछा जाए तो हाईकोर्ट जज को कौन अपॉइंट करता है, तो करते तो प्रेसिडेंट है। रिकमेंड या कंसल्ट गवर्नर को भी किया जा सकता है। ये काम करते हैं लोअर जुडिशरी को अपॉइंट करने का, जो राजस्थान हाईकोर्ट जैसे एग्जाम कराता है आरजेएस का, आरएचएसजीएस का, तो वो एग्जाम के बाद में जो अपॉइंटमेंट होता है सारे जो मजिस्ट्रेट्स का, वो गवर्नर के द्वारा किया जाता है। फिर इसके बाद में इनके पास भी पार्डनिंग पावर्स होती है। आर्टिकल 72 के अंदर इनकी पार्डनिंग पावर नहीं है। इनकी पार्डनिंग पावर भी सिमिलर टू दैट ऑफ हमारे राष्ट्रपति से ही सिमिलर है कि ये कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पास ये पावर थोड़ी एक्सटेंडेड थी। ये जो पावर थी इनके पास, वो कोर्ट मार्शल के केसेस में या फिर आपके
ये क्या बोलते हैं कोर्ट मार्शल के केसेस के अंदर या सेंट्रल एक्ट के अंदर थी या डेथ पेनल्टी के केसेस में थी, लेकिन यहाँ पे ये स्टेट लॉ से रिलेटेड ही है। आर्टिकल 161 क्लियरली ये बताता है कि जो कन्विक्ट होगा वो पार्डनिंग पावर जो गवर्नर के पास है वो 161 के अंदर है। पार्डन का मतलब आपको पता है कि पार्डन कंप्लीट है। कम्यूटेशन यानी कि जो फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है जिस फॉर्म में दिया गया था डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया, उसके बाद में आपका जो रेमिशन है उसके अंदर सेम सजा लेकिन छोटी कर दी, 10 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट को 5 साल कर दी। रेस्पाइट कोई स्पेशल ग्राउंड है, स्पेशल ग्राउंड यानी क्या हो सकता है, डिसेबिलिटी हो सकती है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हो सकती है, प्रेगनेंसी, कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस को देख के हुए उसको क्षमा किया जा रहा है। फॉरेन नेशनल रिप्राइव यानी टेम्पररी किसी चीज को रोकना ताकि कि वो गवर्नर के पास आके पार्डन की एप्लीकेशन लगा सके। अब जो आपकी फाइनेंशियल पावर्स है गवर्नर के पास कि बजट उनके नाम पे प्रस्तुत किया जाता है, मनी बिल उनके रिकमेंडेशन से आता है, वो कंटिजेंसी फंड जो स्टेट का होता है, जैसे प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि कंटिजेंसी फंड जो है स्टेट के पास तो उसको पैसेस को एडवांस कर सकता है, उसके अंदर जो फंड है उसको एडवांस कर सकता है। फिर ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फाइनेंस कमीशन के अंदर, स्टेट फाइनेंस कमीशन को बनाते हैं ये, और स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट भी लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने रखते हैं। अब ये एड एंड एडवाइस है, ये भी यहाँ पे सिमिलर टू जो 74 आर्टिकल में प्रेसिडेंट के लिए था उसी तरीके से 163 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से गवर्नर को काम करना होता है, लेकिन इनके पास डिस्क्रिप्शन होता है कुछ चीज़ों में। एक तो होता है कि जब वो रिजर्व करते हैं बिल प्रेसिडेंट की असेंट के लिए तो उनको कोई गवर्नमेंट की बात मानने की जरूरत नहीं है, और जब वो रिकमेंड कर रहे हैं प्रेसिडेंट रूल को तो प्रेसिडेंट रूल किस तरीके से इम्पोज होता है या फिर कोई बिल कैसे जाता है उनके रिजर्व होने के लिए असेंट के लिए, तो वो हम लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर और आर्टिकल 356 जब प्रेसिडेंशियल रूल पढ़ेंगे उसके अंदर डिटेल में देखेंगे। तो ये आपका गवर्नर से रिलेटेड टॉपिक था। हम शॉर्ट वीडियोस भी निकाल रहे हैं अब यूट्यूब के ऊपर जिसके अंदर आपको डेली पॉलिटी फैक्ट्स देखने को मिलेंगे कि पॉलिटी के जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं गवर्नर से रिलेटेड, प्रेसिडेंट से रिलेटेड और अन्य टॉपिक्स के रिलेटेड, जैसे जैसे हम टॉपिक्स कवर करते जाएंगे वैसे वैसे आप वहाँ पे कुछ कुछ फैक्चुअल जीके देखते रहेंगे। तो कीप फॉलोइंग स्टूडेंट टेम्पल अकेडमी फॉर मोर सच वीडियोस।